वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। ये हमारा पहला लेक्चर है जो कि हम इंग्लिश में बताने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा जो आपको टॉपिक लिखा जाएगा वो इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश के थोड़े वर्ड्स यूज होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा। ये पहला चैप्टर है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे यही आज देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। अपने पिछले 9th कक्षा में क्या देखा था कि 9th में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। उसमें हमारा आता है कि नंबर होता है क्या। जब हम काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा डेसिमल नंबर होता है, इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं और इसी से सारे नंबर बनते हैं। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, इसके आगे हमारा होता है ऑक्टा होता है, हेक्सा होता है और ऑक्टा हेक्सा और क्या क्या बाइनरी नंबर हमारा कंप्यूटर में यूज होता है। तो डेसिमल की जब बात करते हैं तो डेसिमल नंबर से ही सारे नंबर सिस्टम आते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा ब्रशअप कर दें 9th में, तभी हम हाई स्कूल में जब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद में अगर डिटेल देखना हो तो हम लोग का लेक्चर आ चुका है 9th का, उसको जाके जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, नंबर सिस्टम में पहला आपका आता है काउंटिंग नंबर। बहुत ही सिंपल होता है, जिसको आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर आप 0 है तो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज जितनी होती है ये आपका नेचुरल नंबर में कहलाता है। चलिए, आपके पास अब नेचुरल नंबर n आ गया, इसमें अब आप 0 भी डाल दीजिए। अगर जब जैसे ही आप 0 डालते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका होल नंबर में बदल जाता है। मतलब जो नेचुरल नंबर था आपने उस नेचुरल नंबर के बैंक में 0 डाल दिया तो अभी पूरा का पूरा बैंक आपका होल नंबर का बदल गया। चलिए, अब होल नंबर में ये पॉजिटिव आ गया, इसको आप एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। चलिए, अब नंबर सिस्टम में हम निगेटिव इंटीजर्स भी ले लेते हैं। तो जैसे ही आप निगेटिव वैल्यूज को भी ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका इंटीजर्स में बदल जाता है। क्या आप कुछ बचा और कुछ नंबर सिस्टम में है? जी, अभी और भी बाकी है। क्या है और देखते हैं। इंटीजर्स में आपके क्या है, अगर ये फ्रैक्शन की हम बात करें, फ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक फ्रैक्शन आपका होता है जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर आप कोई नंबर p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है और ये आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये आपको रेशनल इरेशनल का भी आ गया। इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। वही हमको आज की क्लास में देखना है और उसकी कुछ थ्योरम्स को देखना है। पहली थ्योरम हमारे यूक्लिड थ्योरम है, उसको यूक्लिड लेमना भी बोलते हैं। दूसरी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या होती है वो देखेंगे और उसका यूज क्या होगा। चलिए, तो फिर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे नंबर सिस्टम हो गए। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हमको दो थ्योरम पढ़नी है, एक हमारे पास यूक्लिड थ्योरम है और दूसरी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें यूक्लिड थ्योरम कुछ नहीं है, आपने डिवीजन पढ़ा है, लॉन्ग डिवीजन फॉर्म को यूक्लिड थ्योरम कहते हैं। और जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक भी कुछ नहीं है, उसमें आपने एचसीएफ एलसीएम बचपन में निकाला है, उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना यूक्लिड थ्योरम से। तो यूक्लिड थ्योरम की बात करते हैं। यूक्लिड थ्योरम आपका यूक्लिड लेमिना भी कहलाता है और इसको यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अब पहले हम उससे पहले आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें कि लेमा और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम होता है कि आपने एक काम करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, उन स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, मान लो कि एक स्टेटमेंट दे दिया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम लेमा बोलते हैं। मतलब एक ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, उसको लेमा बोलेंगे। और किसी भी काम करने का जो स्टेप्स होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, वो एल्गोरिथम में आता है। यही फल है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि उसका एल्गोरिथम लिख दो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो चीज जो आप स्टेप लिखते हैं किसी चीज को सॉल्व करने का, वो एल्गो होता है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या एल्गोरिथम होता है। और कोई चीज जैसे ऑलरेडी सिद्ध हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, और उसकी हेल्प से आप दूसरी चीज को सिद्ध करते हैं, वो लेमा के कैटेगरी में आता है। तो हम जब यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे, इसका पूरा नाम हम लिख देते हैं आपके लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप अपनी अगर बुक को देखते हैं तो बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पढ़ता हूँ क्या है कि इफ आई काउंट अ पेयर वन विल रिमेन। इसका क्या मतलब हुआ है कि अगर मैंने कोई चीज काउंट किया है तो अगर 2 का पेयर है तो 1 बचता है। अगर यहाँ पे 3 का पेयर है तो क्या बचता है, 2 बचता है। अगर यहाँ पे 4 का पेयर है तो 3 बचता है। अगर यहाँ 5 का पेयर है
तो 4 बचता है, और यहाँ पे अगर 6 का पेयर है तो 5 बचता है, और जो लास्ट में है अगर 7 का पेयर है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट आपको एक पहेली टाइप का दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ये कुछ नहीं है, ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का ही एक पार्ट है। इसका क्या मतलब है, चलिए उसमें हम धीरे धीरे देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपका r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या यहाँ पे जो b है उससे कम होगा। ठीक है, ये आप अगर देखेंगे तो उसी तरह का फॉर्म है। अगर अब इसको हम सॉल्व करने चाहते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे b क्या है आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और आपका डिवीजन में अगर r की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 0 आ रहा है। तो ऐसी कौन सा नंबर होगा यहाँ पे जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही जो नंबर होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। और इसमें एक कंडीशन और दी गई है कि ये जो बास्केट है इसमें जो अंडे रखे हैं उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी 150 से ज्यादा नहीं है। तो इसके सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसका हमको एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, जो हमारा पास रिमेनिंग है 2 3 4 5 6, 7 नहीं लेते क्योंकि 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, इसलिए हमने 7 को एक्सक्लूड कर दिया। और एलसीएम लेना आपको हमने बताया था बहुत आसान है। एलसीएम लेने का क्या होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे हर एक नंबर से। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ 1 आया, ये 3, फिर ये चला जाएगा 2 से, यहाँ 5 और ये 3, फिर ये 2 से जाएगा, ये 1। इस तरीके से आपने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे 6 7 8 में कैल्शियम कैसे लिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज हम नहीं बता रहे हैं आपको, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कोई नई चीज आ गई है क्या। ये 5। अब आप यहाँ पे देखिए एलसीएम जो होगा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर इज नोन एज एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 2 3 4 3 12 5 7, या तो 60 एलसीएम होगा, या तो 120 एलसीएम होगा, या तो 180 होगा। मल्टीपल होता है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने यहाँ पे एक वैल्यूज क्यों लिखी है, क्योंकि हमारा जो हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पहली दी गई है उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें ये देखिए जो हमने 3 वैल्यूज लिखी हैं, इसमें आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया आपका। अब आप ये समझिए कि ये जो वैल्यूज हमको सॉल्व करनी है ये एलसीएम से एक कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है 20 से छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे वो एक कम होनी चाहिए। तो अगर इससे हम एक कम करते हैं तो 59 आएगा, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट अगर 7 से लेते हैं तो वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम 120 की बात करते हैं तो 120 माइनस 1 करते हैं तो 119, जो कि 7 से डिवाइड होकर 17 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 119। एलसीएम कई तरह था, कुछ नहीं था। तो आप क्या लिख सकते हैं यूक्लिड थ्योरम के बारे में। यूक्लिड थ्योरम के बारे में आप बस आसान सा ये लिख सकते हैं कि किसी एक नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड में q आता है और रिमाइंडर अगर ज्यादा r आता है, तो इसको हम a प्लस बी क्यू प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा। इसमें आप जानते हैं कि ये आपका डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चला, ये कोई नई चीज नहीं बताई गई है। जिस तरीके से आप बचपन में लॉन्ग डिवीजन करते चले आए थे, ये उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब अगर हमने आपको कह दिया कि 17 को 5 से डिवाइड करें तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करते थे, 5 17 करते थे, यहाँ पे आप 3 लिखा आपने और ये आपका 15 आ गया, ये 2 आपका रिमाइंडर हो गया। इसी को अगर हमको इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, आपको किसको डिवाइड करना है, 17 को, मतलब ए आपका 17 हो गया। किससे डिवाइड करना है, 5 से। कितना क्वेश्चन आया, 3, रिमाइंडर कितना बचा, 2। देखिए वही चीज थी, बस थोड़ा सा रूप बदल गया है, थोड़ा सा फॉर्म बदल गया और कुछ नहीं। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट के रूप में देखें तो स्टेटमेंट क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमिना गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying this condition, a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than or equal to b. This is only the definition mathematically. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके कुछ, चलिए अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाई 2, उसको हम इवन नंबर कहते हैं।
और ऑड नंबर क्या होता है, जो डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिवाइड बाई 2। ये थोड़ा सा याद है कि नहीं याद है तो मेरा स्पेशल लेक्चर है, उसको जाके देखिए कि नंबर और सिस्टम में इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या होते हैं, स्पेशल लेक्चर के लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। ठीक है, ओके। तो ये हमको निकालना है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूक्लिड थ्योरम होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पे हमारा r क्या होना चाहिए, r जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा ये हम थ्योरम हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आपको अभी यहाँ पे हमको 2q लाना है और 2q प्लस 1 लाना है अपने सवाल को हल करने के लिए। ओके, तो इस अगर यहाँ पे 2q होना चाहिए तो यहाँ पे b की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। जब हम b की वैल्यू 2 मानेंगे तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है। तो r की वैल्यू हमेशा b से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो r की वैल्यू उससे कम होगी तो 1 हो सकती है। तो 1 कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर b से छोटा हो सकता है। अब b हमारा क्या हो गया, 2, तो 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा क्या है, 1, और कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक, तो 0 हो गया। तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर लिखा a इज इक्वल टू, ये हमारा 2 हो गया, ये q हो गया प्लस r हो गया। जैसे कि हमको प्रूफ करना है 2q, अगर 2q प्रूफ करना है, अब आपको जानते हैं इवन नंबर मैंने क्या बताया कि जो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर यहाँ पे 1 रहेगा, जैसे कि r की वैल्यू क्या है, चलिए दोनों रख के देखते हैं। अगर हम a लिखते हैं 2q प्लस 0, पहली वैल्यू रखा हमने r की, फिर 2q प्लस 1। अब इन दोनों में इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2q बचेगा, चलिए और सॉल्व कर दिया आपके लिए हमने 2q, बट ये 1 रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि जहां पे 2 है, इसका मतलब ये दो जो q है वो 2 का गुणनफल है, मतलब फैक्टर है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड होगी, बट यहाँ पे 2 से 1 नंबर ज्यादा है। अगर q 1 है तो a आपका 3 है, अगर q 2 है तो a आपका 5 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो ये 2q होगा, अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, हेंस प्रूफ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप लगाइए। अगर आपसे नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है। और हम लोग ने जब हिंदी के सेक्शन में बात कर रहे थे तो सारे सवाल को हल करने के लिए कहा था, तो इसमें भी हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपके लिए सॉल्व करेंगे। चलिए, हमने यूक्लिड थ्योरम के बारे में जान लिया, अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करते हैं। ये होता क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं या यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। अब देखिए हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, प्राइम। अब ये क्या वाला है, ये कुछ नया नया टर्म आते जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले 9th की चीजें थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए, फिर से एक बार ब्रशअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर 2 नंबर होते हैं। अब ये होते क्या है, ये मैं आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर जिसे मान ली अगर ए प्राइम है, ए प्राइम है, इसका मतलब इसका जो आप फैक्टर करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे, जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम में 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी, या तो 1 या तो खुद ए। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें तो इसका फैक्टर या तो 1 आता है या तो 2 आता है। अगर हम 3 की बात करें इसका फैक्टर या तो 1 आता है या तो 3 आता है। अगर हम 5 की बात करें तो इसका फैक्टर या तो 1 आता है या तो 5 आता है। इसी तरह 7, इसी तरह 9 नहीं, क्योंकि 9 की हम जब बात करते हैं तो इसका फैक्टर 1 आता है, 3 आता है। ठीक है, तो 9 प्राइम नहीं हुआ। 9 क्या होगा, कंपोसाइट, मतलब अपना नंबर ए और उसके अलावा एक और साहब आ गए उनके साथ, तो वो कंपोसाइट हो गया, मतलब कंपोजिशन में काम कर रहे हैं, अकेले काम नहीं कर रहे हैं। जो बंदा या तो अकेले या तो ऊपर वाला 1 एक की बात करता है वो प्राइम होता है, जिसको कहते हैं प्राइम आदमी है, मतलब या तो खुद से बात करता है या उसके साथ किसी और एक जो कि 1 है उसकी बात होती है। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ए हमारा प्राइम है, इसका मतलब ए का जो भाग जो फैक्टर होगा या तो 1 होगा या तो ए होगा। ठीक है,
अब हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको नाम ही समझ में आ गया कि हमको फैक्टराइजेशन करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या क्या यूज हो सकता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपकी ही बुक से उठाते हैं, 232,760। चलिए इसको फैक्टर करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका आपको बताया था मैंने, या तो आप सीधा सीधा लाइन से लिख लिए, ये हमने 2 से किया तो क्या आएगा 16, फिर हमने डिवाइड किया 380, फिर इसको डिवाइड करेंगे 28190। ये हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, ये हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिर से दिखाते हैं आपको डिवाइड कैसे किया जाता है। 60 तो 2 1 आया, यहाँ पे आपका 2 आया, ये 6 से गया, ये 12 गया, फिर यहाँ 7 आया, 3 से गया आपका 6 आया, फिर ये 8 आया, फिर ये आपका 0 आ गया। तो 163, ये आपका पूरा का पूरा 16 कट के 0 लास्ट में बचा। फिर हमने 16 को फिर से ये 16380 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो 2 8 16 1 9 0, फिर 2 से डिवाइड किया 4 0 9 5। इसी तरह ये डिवाइड होता चला जाएगा। इसमें आप क्या देखेंगे, आपको जो फैक्टर आएगा या तो प्राइम नंबर आएगा या तो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम आएगा। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। इसमें कोई आपको कंपोजिट नंबर नहीं होता है। और ये जो रिजल्ट्स में आप, तो हमको इसमें क्या देखने को मिला, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, प्राइम नंबर जो होगा आपका प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें उसके जो नंबरिंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 2 पहले लिखिए, चाहे 3 पहले लिखिए, चाहे 5 पहले लिखिए, चाहे 5 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इतना कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। तो इसका अगर फॉर्मल स्टेटमेंट देखें तो फॉर्मल स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज्ड ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है चाहे 2 × 3 × 5 × 7 लिखो, चाहे 2 × 5 × 7 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट चूंकि अपनी लाइफ इजी करने के लिए हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आप ही की बुक से है। एग्जाम्पल ये कहता है, कंसीडरिंग द नंबर 4 की पावर n, 4 की पावर n where n is a natural number, आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 1 2 लेके आपका इंफिनिटी जितना भी जाएगा वो नेचुरल नंबर कहलाता है आपका। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच यू 4 की पावर n ends with digit 0। चलो अब फिर एक नई चीज आ गई कि अगर आपको चेक करना है कि डिविजिबिलिटी क्या है, मतलब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसके लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसके लास्ट में 0 आने के लिए आपका जो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर में आपका 5 आना चाहिए लास्ट में। अगर इसमें एक फैक्टर 5 होगा तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई, मतलब जब आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 0 बचना चाहिए। कैसे, जैसे आपको पता है 10 5 से डिवाइड होता है, 20, फिर आपका 30, फिर आपका 40, 50, 60, 70, 80। इन सब के डिविजिबिलिटी में क्या कॉमन है कि जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसकी लास्ट डिजिट 0 आती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको चेक करना है कि 4 की पावर n में कि जो अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 0 आने के लिए हमें क्या चेक करना चाहिए, इसका जो एक फैक्टर होगा, जो इसका एक मतलब अब डिवाइड करने में जो एक वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 2 से डिवाइड करते हैं या 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसको जब आप डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल 4 दिख रहा है बट ये पावर n है, हमें पावर n के बारे में नहीं मालूम है पावर n क्या हो सकती है, बट इसके फैक्टर में अगर कहीं से 5 आ जाए तो लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, ये प्रूफ है। ठीक है, तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। 4 की पावर n, 4 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 की पावर n। अब हम 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 पावर n, 2 पावर n। यहाँ पे जब हमने फैक्टर किया तो हम देख रहे हैं कि हमें फैक्टर में सिर्फ 2 मिल रहा है एज अ प्राइम और कोई वैल्यू नहीं ना। इसका मतलब इसका जब इंड डिजिट की बात करेंगे तो इसमें 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें वैल्यू 5 नहीं है। ठीक है, ये सवाल यहीं पे हो गया। चलिए एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि जब हमने HCF LCM निकाला है तो उसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं।
उससे पहले थोड़ा सा आपको फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं यूक्लिड थ्योरम के बारे में, फिर मैं आपको एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये क्या है, इसमें मैं क्या और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। थ्योरम या एल्गोरिथम या लेमा किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आपको कोई सवाल दिया गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 15(7) दे दिया गया या 12(3) दे दिया गया, तो आपको करना क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इसको रिमाइंडर थ्योरम से या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकालिए, या इसको भाग कीजिए, या इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था हमने आपको। आप पहले इसको 3 को 12 से डिवाइड करिए, ये 4 है, ये कट गया, इसका मतलब 3 और 12 का एचसीएफ 3 होगा, मतलब 3 को भी डिवाइड करेगा और 3 12 को भी डिवाइड करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं 7 15, तो ये आ गया 14 आ गया आपका 1, फिर ये 7, इसका मतलब ये जो 1 है, ये 1 जो है आपका 1 एचसीएफ होगा इसका 7 और 15 का। ये तरीका आपने बचपन से सीखा है, बट आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे यूक्लिड डिवीजन से, यूक्लिड से। यूक्लिड का फॉर्मूला क्या है हमारा, आप जानते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। देखिए हमारे साथ हमको करना क्या है, जब एग्जाम हमको क्लियर करना है तो हमको एग्जाम के हिसाब से सवाल सॉल्व करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है। आपको एक सवाल को हल करने के 72 तरीके होते हैं, बट आपको वो तरीका यूज करना है जो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ना कि जो आपको आता है। यही फर्क है एग्जाम क्लियर करने में। तो हम चलिए हम इसको बात करते हैं। तो हमको 15 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 से 2 डिवाइड किया, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, तो यही तरीका हमको अपनाना था। फिर आप 1 बचा रिमाइंडर, फिर से डिवाइड करिए इसी तरीके से, जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, यही एक स्टेप बाय स्टेप था यूक्लिड थ्योरम का। ये मुझे लगा कि यहाँ पे बता दे ताकि आपको सवाल हल करने में आसानी रहे। और जो मैं लास्ट आज का अभी तक का जो लास्ट टॉपिक है वो हम उसको फिनिश करके ये लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि आपको जैसा कि 6 और 20 के बारे में हम बात करेंगे, इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब जो वैल्यू प्राइम होगी वही हमको कंसीडर करना है। तो चलिए 6 को हम 6 का हम गुणनखंड फैक्टर करते हैं, तो 2 क्या 2 × 3 आएगा, मतलब 3 दूनी 6। अगर इसको और अच्छे से करना है तो जैसे मैं बचपन से, मैं जब छोटा था तब करता था, कैसे कि 6 है, 2 3 6 फिर 3 आ गए, तो इसी को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब हम 20 की बात करते हैं। 20 चलिए उसको भी ऐसे ही कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले 2 से किया, सबसे पहले छोटा नंबर जो होता है उससे करते हैं, 2 से करते हैं, फिर अभी फिर से ये 2 से जा सकता है तो 5 आ गया। अब किससे जाएगा 5 से, तो ये 1 आ गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर उठा के आप लिख दिए 2 × 2 × 5। ठीक है, अब जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कौन सा क्या कॉमन है, देखिए ये कट गया और कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही कॉमन था, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 2। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। अब हमको एलसीएम चाहिए। एलसीएम हमें किसका चाहिए, 60 और 20 का चाहिए एलसीएम। 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा, आप यहाँ पे समझिए कि ये आपका, आप देख रहे हैं ये दोनों कॉमन है। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीके से करते हैं, जिस तरीके से हमने बचपन से सीखा। एलसीएम निकालने का तरीका, हम यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ पे हम 20 लिखते हैं। हमने डिवाइड करना सेपरेट अलग अलग किया, तो 2 3 6 ये 10 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से 2 से करेंगे क्योंकि अभी भी ये जा सकता है, ये 5 आ गया। अब यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 5 जाए, अब ये 5 आया। तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट जो कॉमन है वो प्रोडक्ट, मतलब 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो यहाँ पे हमने चुपचाप उठा के 60 लिख दिया। ठीक है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जब इतना आप करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि HCF × LCM इज इक्वल टू A × B। मतलब अगर हम कोई 2 नंबर लें A और B, इनका HCF निकाल लें और या इनका LCM निकाल लें, तो ये जो आता है ये इनके प्रोडक्ट का होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसलिए हमने इतनी जद्दोजहद की है। तो क्यों की है, क्योंकि मान लो अगर किसी का आपको एचसीएफ दिया गया है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है, तो आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं।
इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। ये एलसीएम निकालने का बहुत क्रूड मेथड है, बचपन से लोगों को सिखाया जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताना उचित समझा। नहीं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटाने के बाद जो वैल्यूज बढ़ी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ होता क्या, मैं उसका फुल फॉर्म बता दो। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसी वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी बोलते हैं, जीसीडी, दूसरा नाम इसका होता है जीसीडी, जीसीडी भी बोला जाता है या एचसीएफ भी बोला जाता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन सब में सबसे ज्यादा लीस्ट होना चाहिए, मतलब उन सारी चीजों को ले लीजिए और कॉमन पार्ट को हटा दीजिए। तो ये लेक्चर अभी तक के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।